Hello student, welcome in Prarambh Digital. Today we'll start hyperconjugation. Now first part of this lecture is what is a hyperconjugation? What is the conditions of hyperconjugation? Hyperconjugation कहाँ पे होंगे? Hyperconjugation क्या होता है? Hyperconjugation के फैक्टर क्या क्या हैं? एंड हाइपरकॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को कैसे रिलेट करेगा? एंड हाइपर कॉन्जुगेशन जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को कैसे रिलेट करेगा? सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं. एंड वन मोर पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. हम इसी वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड प्लस ई क्या होता है, माइनस ई क्या होता है, हम ये सब इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नाउ न्यू टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को और क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट. बेकर नाथन इफेक्ट. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज अ बेकर नाथन इफेक्ट. अब ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमारा कहां पे होगा और ये इफेक्ट जब होगा तो क्या होगा, राइट? तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो वैकेन पी ऑर्बिटल में होंगे. किसमें होंगे? वैकेन पी ऑर्बिटल एंड फील्ड अल्फा सी एच ऑर्बिटल. वैकेन पी ऑर्बिटल एंड फील्ड अल्फा सी एच ऑर्बिटल के इन बिटवीन जब डीलोकलाइजेशन होगा तो उसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे. अब पहले ना मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा. sp2 हो गया, ये कार्बन मेरा sp3 हो गया. ये समझ पा रहे हैं? sp3 में पूरा ऑर्बिटल फील्ड है. अल्फा टर्म यूज किया था, ये कार्बन के बाद ये कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा, राइट? तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? पूरी तरह से फिल्ड होना चाहिए. और यहां पे ये जो कार्बन है उसमें वैकेन पी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वैकेन पी. तो ऐसे केसेस में जो बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन वो इस तरह से होगा, राइट? समझ में आ रहा है? अब ये जो ओवरलैपिंग हुआ है, इस ओवरलैपिंग को हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं. लेकिन ओवरलैपिंग किसके इन बिटवीन हो रहा है? sp2 एक वैकेन पी और यहां पे sp3 है, तो पूरी तरह से ऑर्बिटल फिल्ड है. तो ये सिग्मा जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आ गया. अब जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्लस. ऐसे कितनी बार स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 3 टाइम्स. कैसे 3 टाइम्स? एक ये वाला हाइड्रोजन, दूसरा ये हाइड्रोजन, तीसरा ये हाइड्रोजन. समझ पा रहे हैं? तो जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतनी बार ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. तो सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा. थर्ड वन, ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट होगा और इसी प्रोसेस को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे. अब इसी को डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं. द डीलोकलाइजेशन बिटवीन वैकेन पी ऑर्बिटल एंड फील्ड अल्फा सी एच ऑर्बिटल. फील्ड अल्फा सी एच ऑर्बिटल आर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. रेजोनेंस के जैसा दिख रहा है, बट इस हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है तो हम इसको ये भी बोलते हैं. अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हैं? जितने अल्फा एच पार्टिसिपेट हो रहे हैं. कितने अल्फा एच पार्टिसिपेट हो रहे हैं? 3. तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हुए? 3. समझ पा रहे हैं? पॉइंट क्लियर है? सेकेंड पॉइंट ये है स्टूडेंट कि हाइपर कॉन्जुगेशन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल में हो सकता है या कौन से टाइप के सिस्टम में हो सकता है. तो एक तो कार्बोकेटाइन, दूसरा अगर कोई फ्री रेडिकल है. क्या है? फ्री रेडिकल. कार्बोकेटाइन के बाद फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? वंस अगेन इट इज sp2 sp3, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन देगा. सेम
यहां चार्ज H प्लस हो रहा था, यहां क्या बनेगा बोलो, H रेडिकल। तीसरा जो है हम यहां पे अल्कीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अल्कीन। इसकी भी बात कर लें। अब ये जो अल्कीन है, अल्कीन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2, इधर भी sp2, ये कार्बन sp3। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा या कैसे होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके भी हाइड्रोजन को हम क्या कर दे, ओपन कर देते। 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, एक एक हाइड्रोजन को पार्टिसिपेट करें। जैसे ही डबल बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे माइनस, क्या मिलेगा आपको, ओवरऑल एक प्लस और एक माइनस है तो न्यूट्रल ही है। अब कितने स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, जितने नंबर ऑफ अल्फा एच है। कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है, 3। समझ पा रहे हैं। फोर्थ वन, अगर मैं यहां पे इस तरह से कार्बन आयन ले लूं, इसकी बात कर दूं, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इधर भी क्या है, sp3। डेफिनेशन में क्या है, वैकेन p। क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, रीजन नो वैकेन p। तो यहां क्या लिखेंगे, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अब कौन से जगह पे, कौन से सिस्टम में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये पॉइंट क्लियर। कि अगर कोई वैकेंट p ऑर्बिटल है, अगर कोई वैकेंट p ऑर्बिटल है, उसके बाजू में अल्फा सी एच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा सी एच, मतलब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे, देन दे आर पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। कहां पे पार्टिसिपेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, नहीं, क्योंकि पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एच। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एच ना। समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हम डेफिनेशन लिख देंगे, द delocalization between vacant p orbital and filled alpha ch orbital, filled alpha ch orbital are known as hyperconjugation। समझ पा रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन या कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो सिग्मा एंड पाई बोथ इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा एंड पाई बोथ आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ये पॉइंट क्लियर है। थोड़े पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पे भी। इट इज परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन are also known as Baker-Nathan effect और नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ पा रहे हैं या नहीं, यहां तक कोई डाउट है, ध्यान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन बोथ इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा एंड पाई both are involved in हाइपर कॉन्जुगेशन। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ पा रहे हैं। अल्फा सी एच इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। अल्फा सी एच ही इन्वॉल्व होगा, ये ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, मोर
number of alpha CH, more number of alpha CH, more is the hyperconjugation, more is the hyperconjugation, right? And more number of hyperconjugation, more number of hyperconjugation, more is the stability of molecule, stability of molecule. ये समझ पा रहे हैं? मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? हमें क्या देखना है कि जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, एंड जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. सो यू कैन से यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं नंबर ऑफ अल्फा एच या अल्फा सी एच. समझ पा रहे हैं? सो नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, अल्फा कार्बन पे एच कितने हैं वो लिख रहा हूं मैं. अगर कोई ऐसे कार्बोकेटायन है और पूछे कि कितने अल्फा एच है, तो अल्फा कार्बन ये है, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं 3. यहां पे नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं 6. यहां पे अल्फा एच कितने हैं 9. यहां पे अल्फा एच कितने हैं, हाँ ये अल्फा है और ये अल्फा है, ये तो बीटा है ना. क्या इस हाइड्रोजन को काउंट करेंगे? यहां से यहां बॉन्ड बना सकते हो? डीलोकलाइजेशन यहां से यहां होगा नहीं ना, तो कितना हो गया 5. बॉन्ड लाइन लिख दूं, ये कार्बोकेटायन है. अब मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा एच, हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा एच, क्या बोलेंगे हम 2 2 4 एंड 3 7 ना. समझ पा रहे हैं ना? इसमें कितने अल्फा एच है 5. इसके पास कितने अल्फा एच है, हाउ मेनी अल्फा एच, तीनों अल्फा है. हाउ मेनी हाइड्रोजन 2 2 3 7. जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा, हाउ मेनी 10. यहां पे हाउ मेनी अल्फा एच, ये अल्फा है, ये अल्फा, ये अल्फा है 3 1 4 1 5. इधर एक तो रहेगा, यहाँ पे भी एक रहेगा और इधर 3. नहीं समझा? हाउ मेनी अल्फा एच, हाउ मेनी अल्फा एच, कोई अल्फा एच है नहीं. हाउ मेनी अल्फा एच 3, ओनली दिस साइड. समझ पा रहे हैं? सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एच, वो समझ में आया. अब अगर आपको अल्फा एच आता है तो सारे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, मोर नंबर ऑफ अल्फा सी एच मोर इज दी हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड मोर इज दी हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज दी स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल. जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी, उतना ज्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी. और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम स्टेबिलिटी में रेजोनेंस को देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, फिर हम इंडक्टिव को देखेंगे. समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव, ओवर
इंडक्टिव। तो स्टेबिलिटी जब देखना है, आपने इंडक्टिव में ये सब प्लस आई लिया था, राइट। बट जब हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्या देखेंगे, अल्फा एच। क्या देखेंगे, नंबर, क्योंकि यहां रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। समझा। नाउ अब अगर हमसे कोई पूछे कि यहां पे कितना अल्फा एच है कितना नहीं है, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पक्का। How many alpha H in this case? How many alpha H? कौन कौन से अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। नो अल्फा एच, नो अल्फा एच, वन अल्फा एच, थ्री अल्फा एच। सो नंबर ऑफ अल्फा एच इज 4। सो हाइपर कॉन्जुगेशन 4। समझ पा रहे हैं। हाउ मेनी अल्फा एच, कोई एल्कीन होगा, कोई भी एल्कीन, उसमें मैक्सिमम किसी भी एल्कीन में यहाँ पे अल्फा एच होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पे होंगे, राइट। तो अब मैं अगर ये बता दिया है तो थोड़ा सा बाकी पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दिस, अगर मैंने यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन ले लिया है, अब मैं कंपेयर कर रहा हूं, स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर 2 है, आपसे पूछा जाए कहाँ नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, तो 6 अल्फा एच, 9 अल्फा एच, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, more is the stability. So out of these two molecule, these two carbocation, which one is the most stable? 9 alpha, that means tertiary butyl carbocation are more stable than isopropyl carbocation. So what is the reason behind this? Number of alpha S. So that's why more number of hyperconjugation. दूसरा एग्जाम्पल, tertiary butyl carbocation and tertiary in case of triethyl, ये इथाइल ग्रुप है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हाउ मेनी नंबर ऑफ अल्फा एच, सेकेंड में 6, यहाँ पे 9 जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 6 कैसे, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है तो फर्स्ट ओपन द स्ट्रक्चर, CH2 CH3, सभी में CH2 डायरेक्टली अटैच होगा। अगर CH2 डायरेक्टली अटैच होगा तो कितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे, 2 4 6। अब यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, बोथ आर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बोथ आर 3 डिग्री कार्बोकेटायन, but in case of tertiary butyl carbocation more number of alpha H, hence more is the stability of molecule. तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा अल्फा एच यहाँ पे। इवन अगर मैं बात करूं आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन की, आइसोप्रोपाइल, सब में आइसोप्रोपाइल है। अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल को अगर हम ड्रॉ करें तो यहां CH आएगा, CH3 CH3, और ये इधर अटैच होगा, ऐसे 3 ग्रुप अटैच होंगे। इसके पास कितने अल्फा एच है, 1, इधर कितना मिलेगा 1, इधर कितना मिलेगा 1, सो नंबर ऑफ अल्फा एच 3, तो स्टेबिलिटी, समझा। सो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, टर्सरी ब्यूटाइल, रीजन नंबर ऑफ अल्फा एच मैक्सिमम,
इसमें मैक्सिमम होगा। कार्बोकेटाइन में 9 ही मैक्सिमम होगा, अल्कीन में 12 मैक्सिमम होगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर ये आपने ध्यान दिया है तो अब यहीं पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे चाहिए तो आप की पॉइंट लिख दीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन more dominating over inductive effect. Over inductive effect in case of stability of carbocation. In case of stability of carbocation. So यहां एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में which carbocation are most stable? So ऑलरेडी आपको ये आंसर तो पता है, बट फिर भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आउट ऑफ दीज विच वन इज अ मोर स्टेबल? रीजन क्या है? 9 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये समझ में आ गया? सो यू कैन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल, tertiary butyl and triethyl triisopropyl carbocation. Which one is the most stable? Once again, 9 alpha H, 6 alpha H, 3 alpha H. Which one is the most stable? समझा? Which one is the most stable? 3 alpha H, 2 alpha H, कितना हो गया? 2 और अल्फा को ध्यान देना, लगभग सिमिलर दिख रहे हैं, राइट? 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, इधर 3 अल्फा H, 2 अल्फा H, सॉरी क्या होगा? 1 अल्फा H, 2 अल्फा H। ये अल्फा थोड़ी है, डायरेक्ट अटैच जो है वो ना, ये कार्बन और ये कार्बन। इधर बात करें ओनली 1 कार्बन। हाउ मेनी अल्फा H? 1 अल्फा H। सो यहाँ टोटल अल्फा H कितने हुए? 7। इधर 3, इधर 1। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? क्लियर हो रहा है? Why these carbocation are more stable than second one than third one? उसका रीजन समझना इंपॉर्टेंट है। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, which carbocation are more stable? Which one is the most stable? How many alpha H? 2, 3, 2, 7 अल्फा H, बराबर है ना? इधर 3 अल्फा H, इधर 1 अल्फा H प्लस रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। कैसे? Which one is the most stable? Resonance is more stable than hyperconjugation. अभी कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया। So which one is the most stable? थर्ड। थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड। आपको खाली ये लगा कि सर ऑर्डर में ही पढ़ा रहे हैं, तो यही होना चाहिए। ऐसे ही तो धोखा खाते हैं आप लोग। 3 is more stable than 1 then 2। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, राइट? 3 1 2।
3 में रेजोनेंस भी है और अल्फा एच भी है, तो रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन. समझ पा रहे या नहीं? Which one is the most stable? 1 and 2. 1. Number of alpha है 6. इधर 3. आंसर गलत है. Look at this. Positive charge adjacent lone pair. क्या होगा? रेजोनेंस. तो यहाँ पे रेजोनेंस भी है प्लस 3 अल्फा एच. इधर ओनली 6 अल्फा एच. रेजोनेंस मिला तो सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन. आप वन डायरेक्शनल में ध्यान देते हो, आप पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखते हो, इसलिए आंसर रॉन्ग हो रहा है. रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हो तो खाली वही सोचते हो, दिमाग में जो आए वही लगा रहता है. समझ पा रहे? क्वेश्चन रॉन्ग होने का रीजन यही है. ऐसा नहीं कि आपको रेजोनेंस नहीं आता. अब तो नहीं होना चाहिए गलती, अभी भी होगा. टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. Which one is the most stable? Once again, भले यहाँ 9 अल्फा एच है बट यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है. ये कार्बोकेटाइन है 3 अल्फा एच प्लस ये ग्रुप कौन सा होगा? प्लस एम. प्लस एम. प्लस एम ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है. जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो प्लस एम. तो यहाँ पे प्लस एम भी है, 3 अल्फा एच भी है. So that's why second one is more stable than first one. टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल. हर बार गड़बड़ हो रहा है. ये स्टेबिलिटी क्लियर हो गया ना? सिमिलरली हम यहाँ पे एक की पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल सिमिलर लाइक एज कार्बोकेटाइन. सिमिलर ही होता है. कैसे? एक बार ध्यान देते हैं, एक आध एग्जांपल तो ले ही सकते हैं. CH3 CH फ्री रेडिकल CH3, राइट? How many alpha H? 6 alpha H. How many alpha H? 5 alpha H. Which one is the most stable? First is more stable than second. Reason? Number of alpha H. क्या यहाँ कोई और इफेक्ट है? नहीं. यहाँ बात करें नंबर ऑफ अल्फा एच, 7 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 1 अल्फा एच. विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? 3 1 2 3. तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सिमिलर लाइक एज अ कार्बोकेटाइन. आपको कार्बोकेटाइन अगर अच्छे से समझाए तो फ्री रेडिकल अप्लाई कर सकते हैं. अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या क्या ध्यान देना है? हमने स्टार्टिंग में सारे हाइपर कॉन्जुगेशन के एग्जांपल लिए, फिर वहां पे मिक्स में ले लिया हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस. सो रेजोनेंस आएगा तो विच वन इज अ मोर प्रिफरेबल? रेजोनेंस. समझ पा रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की अगर बात करें तो इफेक्ट्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं? तो फर्स्ट वन इज एरोमेटिसिटी. अगर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बोकेटाइन आर एरोमेटिक, तो मोर स्टेबल होगा. एरोमेटिक के बाद इक्वल आरएस. एरोमेटिक पहले देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? इक्वल आरएस.
फिर देखेंगे RS रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, और RS में अगर सिंपल RS है और प्लस M वाला है, सो विच वन इज अ मोर इफेक्टिव? प्लस M, क्योंकि वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर। देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन प्लस आई, ये इफेक्ट को हम प्रेफर करेंगे। समझ पा रहे या नहीं? एक जगह पे आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि जहां ऑर्डर हम डिस्कस कर लेंगे कि ये ऑर्डर फेल हो जाता। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन और एक बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल में रेजोनेंस होता है और टर्सरी ब्यूटाइल में रेजोनेंस नहीं होता है, फिर भी टर्सरी ब्यूटाइल ज्यादा स्टेबल होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एरोमेटिसिटी, फिर क्या देखेंगे? इक्वल आर, फिर RS, फिर हाइपर कॉन्जुगेट, फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव को लास्ट प्रेफरेंस देंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन जहां रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कुछ नहीं, तो वहां क्या देखेंगे? इंडक्टिव। पॉइंट क्लियर? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन by using हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करें, इन विच फर्स्ट पॉइंट, विच अल्कीन आर मोर स्टेबल? So how to calculate the stability of alkene? Number of alpha H. Now you can calculate the number of alpha H. How many? 12 alpha H, 9 alpha H, 6, 12, 9 and 6. Point clear हो रहा है? 12 alpha H, 9 alpha H and 6 alpha H. यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन 12 होंगे, यहाँ पे 9 होंगे और इधर 6 होंगे। एज वी नो, मोर नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज दी स्टेबिलिटी। सो नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ ज्यादा है तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा हो जाएगा? देन सेकेंड, देन थर्ड, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, ब्यूटवीन, ब्यूटवनीन, which one is a more stable? Out of these two, which one is the more stable? Number of alpha is 6 and 3. Sorry, 2. साइक्लिक अल्कीन ले लिया, which one is the more stable? And what is the reason? पहले वो ध्यान दो, 2 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 4, तो यहाँ टोटल अल्फा एच 4 आ गया। यहाँ पे 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच एंड 2 अल्फा एच, टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच 7 अल्फा एच। नाउ हियर 10 अल्फा एच। कैसे? 3, 3, 2 and 2. समझा? More number of alpha H, more is the stability. So which alkene are more stable? Third, then second, then first. ये समझा? Which one is the most stable? Reason? Resonance plus 2 and 2, 4 alpha H. Resonance plus, now here 4 alpha H only and 7 alpha H. So which one is the most stable? यहाँ resonance भी है और alpha H भी है. So which one is the most stable? थर्ड ना? तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी 3, 1, 2. समझा?
चलो एक क्वेश्चन और। सो अल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, रेजोनेंस है या नहीं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। द फिफ्थ एग्जांपल, isomer of butene. How many isomer of butene? 3. One is a butene, other one is butanene, and the next one is isobutene. isobutene, समझ पा रहे? तो which one is a more stable? Number of alpha H 6 alpha H 2 alpha H 6, बोलो which one is the most stable? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्कीन के लिए जब भी आपने ड्रॉ किया था तो चार्ज बना था, राइट? वो चार्ज की स्टेबिलिटी क्या थी? मैं पहले इधर सॉल्व करने से पहले अल्फा एच दोनों का सेम है तो मैं क्या कर दूं, एक एक ड्रॉ कर दूं। यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट के यहां पे ऐसे टोटल नंबर ऑफ कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? 6 हाइपर कॉन्जुगेशन विथ 2 डिग्री कार्ब एनायन। हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशन? 6। और कार्ब एनायन क्या होगा? 2 डिग्री। अरे हाँ या ना? ये तो हो गया मेरा ब्यूटेन, ये तो लिस्ट से बाहर है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड की बात करें, ये वाले आइसोब्यूटीन की बात कर लेते हैं। एक CH3 ऐसे लिख दिया, एक ही हाइड्रोजन को ओपन किया ना, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा होगा? इधर डबल बॉन्ड टूट के इधर इसका हाइड्रोजन नहीं लिखा ना, ऐसा बन जाएगा, CH2 माइनस हो जाएगा और इधर CH3, यही है ना? देख लीजिए यहाँ कौन सा कार्बन आयन है, यहाँ पे भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन विथ 1 डिग्री कार्ब एनायन। नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, बट कार्बन आयन डिफरेंट है। इधर 2 डिग्री, इधर 1 डिग्री। विच कार्बन आयन आर मोस्ट स्टेबल? So out of these two, which one is the most stable? You can say isobutene, उसको लिख सकते हैं ना, this one is isobutene, this one is a butene, more stable than butene and then but1ene। तो ये है आपकी स्टेबिलिटी। अब इन दोनों के बीच में रीजन क्या है वो समझ में आया? What is the reason behind this? 1 degree carb anion are more stable than 2 degree carb anion. Number of hyperconjugation same, but degree of carb anion are different. So that's why 1 degree carb anion in isobutene are more stable than 2 degree carb anion but2e. Point clear? Easy था। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही चीज देखना। अब जब दोनों सेम आ गए तो आपको क्या करना है? डिफरेंस देखना है। और वो डिफरेंस क्या था यहाँ पे? कार्ब एनायन का। क्या था? कार्ब एनायन का। ये पॉइंट क्लियर है? अब ऐसे अल्कीन के कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए आपको कि इस अल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में आपको लिखना है तो आप लिख के आ सकते हैं, विच वन इज द मोस्ट स्टेबल, विच वन इज द लेस स्टेबल। रेजोनेंस है तो सबसे ज्यादा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्काइल बेंजीन, इन अल्काइल बेंजीन। मैं अल्काइल बेंजीन के हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूंगा। हम ले लेते हैं यहाँ पे टोल्यूइन। क्या ले रहे हैं? टोल्यूइन। ये टोल्यूइन है। क्या टोल्यूइन हाइपर कॉन्जुगेशन देगा? हाँ,
क्या ये रेजोनेंस देगा? नहीं। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये sp2 है और ये जो कार्बन है ये यहां वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर टूट के माइनस होता है। इस पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन में ओवरऑल चेंजेस क्या हुआ? ये H प्लस, अब यहां पे माइनस। ये माइनस चार्ज बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन नेगेटिव चार्ज फॉर्म एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। अब यहां बना है ना, इसका रेजोनेंस करा दो। चार्ज किधर जाएगा? पैरा पे। और किधर जाएगा? ऑर्थो पे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी of hyperconjugation in a benzene ring increases, but at which position? Ortho and para. क्या हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पे इफेक्ट दे रहा है? नहीं। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? इसका रेजोनेंस कर लो। क्या मेटा पे चार्ज बनेगा? नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम बात करेंगे विथ रेस्पेक्टिव मिथाइल ग्रुप, तो मेटा पे नो इफेक्ट। मेटा पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट है? अब मैं हाइपर की बात कर रहा हूं तो मैं रेजोनेंस नहीं करा रहा हूं, मैं यहां पे सेकेंड हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करूंगा। तो सेकेंड हाइड्रोजन मेरा यहां पे आएगा, ये निगेटिव एज इट इज रख दिया। डबल बॉन्ड सी एच एच इधर प्लस, हाइड्रोजन पे प्लस। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? यहां पे माइनस, डबल बॉन्ड सी एच एच, इधर क्या आ जाएगा? H प्लस। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से तीनों हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में। सो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हुआ यहाँ पे? 3। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 हुआ, मतलब ये 3 टाइम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। समझ पा रहे हैं या नहीं? अब यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है? तो एक टोल्यूइन ले लिया, दूसरा इथाइल बेंजीन ले लिया, दूसरा क्या ले लिया? इथाइल बेंजीन, तीसरा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में यहाँ CH3, इधर CH3, दिस वन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H काउंट कर लेंगे। एंड टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन की बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन में क्या हो जाएगा? इज एनी अल्फा H? बोलो जरा। नो। नंबर ऑफ अल्फा H, टोल्यूइन 3 अल्फा H, इथाइल बेंजीन 2 अल्फा H, आइसोप्रोपाइल 1 अल्फा H, 0 मतलब नो अल्फा H। तो सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा सकता है? विच ग्रुप? फर्स्ट। रीजन? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन 3 टाइम्स। समझ पा रहे हैं? अब यहां प्लस आई भी आएगा। प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? इसका। बट विच वन इज अ डोमिनेटिंग इफेक्ट? हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? तो हम यहां बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और आई भी है, बट प्लस आई जो है वो वीकर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। सेम यहां पे, बट दोनों को कंपेयर करें तो इसका हाइपर ज्यादा सेकेंड से, सेकेंड का हाइपर ज्यादा थर्ड से, थर्ड का हाइपर ज्यादा फोर्थ से। समझ पा रहे हैं या नहीं? यहां तक कोई डाउट है? जब इनके केस में क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, एट विच रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम? सो यू कैन से टोल्यूइन। किस में ज्यादा होगा? टोल्यूइन। रीजन देखो, 3 अल्फा H है ना, 3 टाइम्स ये निगेटिव बन सकता है। यहाँ पे 2 अल्फा H, तो गेटिंग माय पॉइंट, 1 अल्फा H, नो अल्फा H। तो क्या अल्काइल बेंजीन में भी हाइपर कंजुगेशन होगा? आंसर इज यस, बट इफ अल्फा H आर प्रेजेंट। बट कब अल्फा H प्रेजेंट होगा तो। क्या टर्सरी ब्यूटाइल में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है? नहीं, इधर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। रीजन?
नो अल्फा एच। रीजन क्या है? नो अल्फा एच। इधर पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अल्फा एच। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अल्काइल बेंजीन है, वहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, आप बोलेंगे हाँ। इन केस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल, नो अल्फा एच, सो दैट्स व्हाई नो हाइपर कॉन्जुगेशन कंपेयर बाय ओनली आई इफेक्ट, ओनली आई इफेक्ट। ये समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट? एक एग्जांपल ले रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन के एक्सेप्शन का। एक्सेप्शनल केसेस भी आते हैं, राइट? हम यहां पे ले रहे हैं CCl3 CH पॉजिटिव CH3, स्ट्रक्चर नंबर 1 है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं CCl3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। आपसे पूछा जाएगा विच वन इज द मोर स्टेबल, राइट? विच वन इज द मोर स्टेबल? तो नो डाउट हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। बट स्टूडेंट यहां पे ये जो है माइनस आई है, यहां पे ये 3 अल्फा एच है, यहां पे भी माइनस आई है, और ये नंबर ऑफ अल्फा एच की बात करें तो 2 अल्फा एच है। सो नंबर ऑफ अल्फा एच कम है, मतलब सेकेंड में हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, सेकेंड में हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, बट फिर भी सेकेंड ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन, माइनस आई जो है वो डिस्टेंस पे है, यहां माइनस आई डायरेक्टली कार्बोकेटाइन से अटैच है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो माइनस आई क्या करेगा? इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केसेस जहां हम जो सोचेंगे उसका अपोजिट आंसर आ रहा है। समझ पा रहे हैं नहीं? उसका रीजन क्या है? माइनस आई डायरेक्टली अटैच है। तो विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? स्टेबिलिटी की बात करें तो विच कार्बोकेटाइन आर मोस्ट स्टेबल? सेकेंड इज मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ एक कम है, नो डाउट, बट माइनस आई डायरेक्टली अटैच है, यहाँ डिस्टेंस पे है। समझ पा रहे हैं नहीं? तो यहाँ पे हमने दोनों को कंसीडर करते हुए फिर इसको प्रेफरेंस दिया, क्योंकि माइनस आई डायरेक्टली अटैच है तो इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। समझा? अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करूं तो यहां CH3 है, CH2 प्लस है, यहां मैंने ले लिया है CD3 CH2 प्लस है, और यहां पे मैंने T ले लिया है। समझ पा रहे हैं या नहीं? CH2 प्लस है। अब ये भी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन ही है, समझ पा रहे हैं या नहीं? बट ड्यूटेरियम जो है हेवियर आइसोटोप्स है, और ये हैवी आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के कंपेयर में ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा, टिट्रियम में और ज्यादा लगेगा। तो हैवियर आइसोटोप्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां पे अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, किसमें सबसे ज्यादा लगेगा? टी, टी के बाद डी, डी के बाद एच। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो अगर मैं पूछूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहां पे ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? CH3 में मोर देन CD3 देन CT3। समझा या नहीं? इसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसका बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है। अब इस पूरे हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हुआ है? बॉन्ड टूट रहा है ना, तो बॉन्ड जो इजिली टूटेगा वही तो पार्टिसिपेट करेगा। ट्रिटियम का बॉन्ड टूटने में क्या हो रहा है? डिफिकल्टी हो रही है। क्यों? एनर्जी देखो, यहाँ रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम, बॉन्ड एनर्जी मिनिमम। तो हाइड्रोजन इजिली पार्टिसिपेट होगा किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में। ड्यूटेरियम एंड टेट्रियम लेस पार्टिसिपेट होगा। तो जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात होगी तो हाइड्रोजन वाले को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। ये पॉइंट क्लियर? अब इसी पॉइंट को हम यहां पे इन्वॉल्व कर दें। हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है और H इज रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, तो टर्सरी ब्यूटाइल ड्यूटेरियम का कार्बोकेटाइन। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? फर्स्ट। रीजन, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन वीकर है ना। लुक एट दिस, हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है? CH3 का।
किसका कम है? CD3 का। तो विच इफेक्ट इज डोमिनेटिंग? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ये समझा? आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम में किसका हाइपर कॉन्जुगेशन फास्टर होगा? हाइड्रोजन। रीजन क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी। क्यों? हेवियर आइसोटोप्स के बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होते हैं, उनको तोड़ना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई द रीजन क्या है? CH3 इजिली प्रेफर करेगा, देन CD3, देन CT3, राइट? नाउ आफ्टर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, free radical and alkene, the next part of the hyperconjugation, it is also application of hyperconjugation, heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation. The meaning of heat of hydrogenation: during hydrogenation process, the amount of energy released are known as heat of hydrogenation. The amount of energy released during हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, राइट? तो हाइड्रोजिनेशन जब भी हम कराएंगे तो हाइड्रोजिनेशन कहां पे हो सकता है? किसी एल्कीन में। ये एल्कीन सबसे कम स्टेबल होता है। रीजन? देयर आर नो अल्फा एच। इज एनी अल्फा एच? नो। जब यहां पे हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके एक एक हाइड्रोजन यहां पे मिलेगा, ये CH3 होगा, राइट? अल्कीन के कंपेयर में अल्केन मोर स्टेबल होता है। अल्केन इज मोर स्टेबल एंड अल्कीन, और ये लेस स्टेबल हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर ये लेस स्टेबल है तो मोर एनर्जी, और ये मोर स्टेबल है तो लेस एनर्जी। एज वी नो, स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे एनर्जी अगर ज्यादा है, यहां एनर्जी कम है, तो जब हाइड्रोजन ऐड किया तो जो बाकी की एनर्जी रही होगी वो रिलीज हुई रहेगी। नहीं समझा? यहां मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, तो जो एनर्जी चेंज हुआ है वो एनर्जी चेंज होगा। यहां पे आपको मिलेगा डेल्टा एच निगेटिव के फॉर्म में। डेल्टा एच रिलीज हो रहा है निगेटिव के फॉर्म में। समझ पा रहे हैं? तो जो चेंज इन एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वही हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है। वही क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस आर नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और यू कैन से कि द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अब हमें एग्जैक्ट ये नहीं पूछेगा कहाँ कितना रिलीज हो रहा है, हमें ये पूछा जाएगा कंपेयर करके कौन से वाले मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कौन से वाले में कम। अब एक इथीन लिया था, दूसरा एग्जांपल यहां पे मैं ले रहा हूं प्रोपीन। वंस अगेन प्रोपीन है, तो जब ये हाइड्रोजन से ऐड होगा प्रोपेन बनेगा। दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोपीन का या प्रोपेन का? प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन अल्केन के कंपेयर में लेस स्टेबल होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहां क्या हो जाएगी? मोर एनर्जी, और यहां पे ये मोर स्टेबल है, तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस एनर्जी। तो एनर्जी यहां पे भी रिलीज होगी, यहां पे भी डेल्टा एच होगा, आया ना? यहां पे भी डेल्टा एच होगा, माइनस डेल्टा एच रिलीज हो रही तो हम माइनस साइन लिखेंगे, माइनस डेल्टा एच रिलीज हो रहा है, राइट? अब क्वेश्चन ये है दोनों में कौन ज्यादा एनर्जी देगा? एनर्जी दोनों रिलीज कर रहे हैं, बट आउट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी? तो अब कौन ज्यादा एनर्जी देगा ये तो समझ में आ गया कि ड्यूरिंग द हाइड्रोजिनेशन एनर्जी रिलीज होगी, बट कौन ज्यादा देगा उसके लिए इन दोनों की स्टेबिलिटी देख लो। अब आपके पास क्या है? इथीन है, दूसरा क्या है? प्रोपीन है। नाउ कंपेयर द स्टेबिलिटी। यहां पे नो अल्फा एच, यहां पे 3 अल्फा एच। स्टेबिलिटी की बात करें तो
B इज मोर स्टेबल देन A, तो एनर्जी की बात करें A इज मोर देन B। अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना, एनर्जी कम है तो कम प्रोड्यूस करोगे। तो कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बोलो? ये पॉइंट क्लियर? ये कैसे समझा? पहले तो ये ध्यान देना है, अल्कीन के कंपेयर में अल्कीन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कोई भी अल्कीन हो वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, राइट? भले कम करे लेकिन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब दो अल्कीन को कंपेयर करना होगा कि कौन ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का उल्टा एनर्जी। समझ पा रहे या नहीं? तो यहां पे अगर हम बोले कि किसकी हीट ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोल सकते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ना, ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख दूं मैं? स्टेबिलिटी ना, और स्टेबिलिटी आपने पढ़ा हुआ है, स्टेबिलिटी का उल्टा एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ या ना? ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी ये जो है यहाँ पे एग्जामिनर आपको चाहे तो घुमा भी सकता है, तो पहले सिंपल वाला ले लेता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करते हैं कहाँ घुमाया और जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपसे पूछा जाए किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है, तो आप आंसर क्या दोगे? किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है? चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अब मैंने पूछा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, राइट, किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पहले स्टेबिलिटी निकाल लेंगे, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? राइट, तो 1 2 3 4 यही है। अब मैं यहीं पे क्या लिख दूं? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, ये हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझा? कुछ इस तरह से ले लें, साइक्लिक रिंग में इसका भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मिलेगा, बुकलेट में मिलेगा ये क्वेश्चन, किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा? तो पहले स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा बोलो? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा? 3 2 1, राइट? इस टाइप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जरा ध्यान देंगे, हमने यहाँ पे ऐसा CH डबल बॉन्ड CH ले लिया, CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ये है ब्यूटाडाइन और ये है ब्यूटूइन। दोनों में किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा हो? फर्स्ट का, क्योंकि सेकेंड ज्यादा स्टेबल है, बट आंसर उल्टा है। अब उसका लॉजिक समझते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहां पे ऐड करोगे आप? दो बार, दो मल्टीपल बॉन्ड है, एक अगर ऐसा बोले कि पर बॉन्ड तो शायद इसका ज्यादा हो, ये ज्यादा स्टेबल है, पर यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मॉलिक्यूल का पूछा है, राइट? यहाँ दो बार आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आपको होगा, दो बार हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होगा, यहाँ पे एक ही बार होगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज कहां पे होगी? सेकेंड में कंपेयर टू फर्स्ट। नहीं समझा लॉजिक? अब यहां स्टेबिलिटी फंडा नहीं है, तो अब ये वाला पॉइंट के लिए चाहिए तो आप टर्म्स एंड कंडीशन भी दे सकते हैं, क्या? इफ नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेम, यहां मल्टीपल बॉन्ड क्या है? डिफरेंट, तो मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नहीं समझा? इसका रीजन समझ में आया? वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 टाइम्स हाइड्रोजिनेशन होगा, तो
हीट ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ पे ओनली वन टाइम, तो यहाँ पे हीट कम रिलीज होगी। तो आप इसका ऐसा शॉर्टकट लिख सकते हैं, मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ना, मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ज्यादातर आपको ये सेम नंबर वाले में देंगे, बट अगर कभी कंफ्यूज किया तो ये बहुत रेयर ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा दे दिया तो हम तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ के जा रहे हैं और यही अप्लाई करेंगे, तो आपको ये पॉइंट पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अपने से कोई पूछे तो हम बोलेंगे B इज मोर देन A। रीजन क्या है? मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मोर इज द हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस एंड मोर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। नहीं समझा? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कभी कभी जो है बेंजीन के लिए भी पूछ सकता है। साइक्लिक रिंग में ले लूं मैं, तो साइक्लिक रिंग दे दिया ऐसा और ये बेंजीन दे दिया, बोलेंगे किसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है? बेंजीन तो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी कम, राइट। लेकिन एक बार तोड़ेंगे, फिर दूसरी बार तोड़ेंगे, तीसरी बार तोड़ेंगे, 3 टाइम्स बॉन्ड टूटेगा ना। ये समझ पा रहे हैं या नहीं? थ्योरेटिकली वैल्यू से एक्सपेक्टेड थोड़ा कम आता है, नो डाउट। थ्योरेटिकली मतलब एक बॉन्ड तोड़ने के लिए इसको 36 केसीएल एनर्जी के आसपास चेंज होता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आपका वो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहां पे भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन किसका ज्यादा होगा? बेंजीन का ज्यादा। तो यू कैन से बी इज मोर देन ए, बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा। जबकि स्टेबिलिटी की बात करें तो बेंजीन का ही ज्यादा है। तो क्या यहाँ स्टेबिलिटी का फैक्टर अप्लाई करेंगे? नहीं, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड देख लेंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम अगर नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है तो क्या करेंगे? स्टेबिलिटी का इनवर्स, अदरवाइज क्या कर देंगे हम? नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका एक इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। ये क्या होते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन होते हैं? इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों क्या है? परमानेंट। टेम्परेरी इफेक्ट कौन से हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है कब इन्वॉल्व होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड होंगे वहां पे ही इलेक्ट्रोमेरिक होगा। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो मल्टीपल बॉन्ड मॉलिक्यूल है और यहां पे रिएजेंट अटैक ऑन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, राइट। अगर रिएजेंट मेरा अटैक करेगा मल्टीपल बॉन्ड पे तो ये इलेक्ट्रोमेरिक होगा, राइट। उस रिएजेंट को मैं रिमूव कर दूं, विथड्रॉ कर दूं, तो ये फिर से इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी इफेक्ट। पहला कंडीशन क्या है? ये कहां पे होगा? फर्स्ट कंडीशन, इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड कंडीशन, रिएजेंट अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा? मल्टीपल बॉन्ड पे। रिएजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। वन इज अ इलेक्ट्रोफाइल, अदर वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आ रहा है तो ये इलेक्ट्रोमेरिक भी दो टाइप के होते हैं, वन इज अ प्लस ई, अदर वन इज अ माइनस ई। प्लस ई एंड माइनस ई। प्लस ई में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, और माइनस ई में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन जाएगा
वो माइनस ई, और जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ आएगा वो प्लस ई। तो ये दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तीसरा इसका पॉइंट क्या है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, लिखने की जरूरत है। टेम्परेरी इफेक्ट, समझ पा रहे हैं, बाकी के परमानेंट है। ये क्वेश्चन बन जाता है इजी वाले में कि कौन सा इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है। सो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इसके एग्जांपल की बात करें, जब कोई रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड पे अटैक किया जाएगा तो वहां पोलराइजेशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, पोलराइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहां पे अल्कीन ले लिया, राइट, और मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लुइस एसिड ले लूं, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे E प्लस ले सकते हैं, H प्लस ले सकते हैं, AlCl3 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे दो टाइप का ग्रुप ले रहा हूं, समझ पा रहे हैं या नहीं। तो जब मैं AlCl3 ले रहा हूं तो ये मेरा कोई इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ या ना, ये क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो एक माइनस और एक प्लस होगा, तो माइनस इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो यहां पे इस तरह से कार्बन पे प्लस बन जाएगा और ये AlCl3 माइनस हो जाएगा। ये जो अल्कीन होता है ये नॉन पोलर होता है, राइट। अब यहां प्लस और माइनस बन रहे, तो यहां क्या हो गया, पोलारिटी इंड्यूस्ड हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गया ना, तो पोलैरिटी इंड्यूस। समझ पा रहे हैं। तो जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले ग्रुप पे, तो अगर वो नॉन पोलर है तो वहां पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलैरिटी इंड्यूस, प्लस और माइनस चार्ज बन रहा है ना, तो पोलैरिटी इंड्यूस। बट अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल ले लू मैं, यहां जैसे मैंने एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, समझ पा रहे हैं या नहीं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दो। अच्छा, ये जो है पोलैरिटी इंड्यूस जहां पे हो रहा है, इसी को हम प्लस ई भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, प्लस ई। समझ पा रहे हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करा है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे पहले एक बात और ध्यान दो, ये कार्बन डेल प्लस होता है, ऑक्सीजन डेल माइनस, तो ये प्लस और माइनस के बीच में पोलैरिटी है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर था। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे NeO, ये निगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा कार्बन पे, समझ पा रहे। अच्छा, निगेटिव ये न्यूट्रल, ये ऐसा पार्शियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन निगेटिव है, तो यहाँ पोलैरिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, पोलैरिटी कम हो रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, सो यू कैन से पोलैरिटी इनहांस्ड, पोलैरिटी इनहांस, मतलब पोलैरिटी यहाँ पे दूर चला जाता है, कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं। तो पोलैरिटी अगर कम हो गया, दूर हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, माइनस ई इफेक्ट। और ऐसे केसेस में माइनस ई है या प्लस ई, आप कैसे पहचानेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो इट इज अ प्लस ई, कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट इज अ माइनस ई। ये इफेक्ट कहां पे होगा, मल्टीपल बॉन्ड के प्रेजेंस में। अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कब होगा, बाय अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। अगर रिएजेंट अटैक नहीं कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रोमेरिक डेवलप होगा, नहीं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तीसरा, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। प्लस ई में क्या होता है, पोलैरिटी इंड्यूस होता है, माइनस ई में क्या होता है, पोलैरिटी इनहांस होता है। ये पॉइंट क्लियर। इतना ही एमसीक्यू में पूछा जाएगा आपको, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है। तो प्लस ई माइनस ई ये पूरा रिवाइज कर लेंगे, ये कहां पे होगा, किसमें नहीं होगा। क्या अल्कीन में, कोई भी अल्कीन ले लें, क्या अल्कीन में आपका इलेक्ट्रोमेरिक होगा, हाँ या ना। अल्काइन में बोलिए जरा, कोई एल्डिहाइड ले लूं, कोई कीटोन ले लूं,
जितने भी मॉलिक्यूल है उसमें क्या चेक करना है आपको, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं। अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोमेरिक होगा, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमेरिक नहीं। क्या अल्केन में इलेक्ट्रोमेरिक होगा, नहीं। क्या बेंजीन में इलेक्ट्रोमेरिक हो सकता है, क्योंकि बेंजीन में भी मल्टीपल बॉन्ड है। पॉइंट क्लियर, दैट्स ऑल। होप आपने ये पूरा वीडियो एंजॉय किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर such more similar video keep follow Prarambh Digital. Thank you.